बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि बाजार के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकृत प्रतियोगिता जैसे स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। इन प्रतियोगिताओं में किस किस तरह के बाजार की दशाएं पाई जाती हैं, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या की क्या स्थिति रहती है और विक्रेताओं की बाजार की दशाओं के ज्ञान के संबंध में क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी अवस्था होती है जहां क्रेताओं और विक्रेताओं की काफ़ी संख्या होती है और प्रत्येक विक्रेता को जो बाजार की दशाएं हैं या क्रेता की जो मानसिकता है उसका लगभग अनुमान उनको हो गया रहता है। अब इस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं, कौन कौन सी शक्तियां जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के मूल्य निर्धारण में प्रभावी होती हैं, इसको जानने के लिए हम आज का ये अध्याय देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के मूल्य निर्धारण के संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों की अपनी अलग अलग राय है। जैसे हम देखते हैं कि प्रोफेसर एडम स्मिथ का कहना है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा, अगर हम बात करें वॉलरस और जेविन्स की, तो उनका कहना है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के स्थान पर उसकी सीमांत उपयोगिता, यानी कि हम जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं उसकी अंतिम इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके आधार पर हम उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर जो इस तरह से विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी, उनमें काफ़ी मतभेद चलते रहे। अंत में एक परिभाषा जो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई, यहाँ पर भी उन्होंने इस विवाद का ही विवेचन किया, विवाद के बारे में उन्होंने बताया और ये कहते हैं मार्शल कि जिस प्रकार से हम इस बात पर विवाद करते रहते हैं कि कैंची की कौन सी धार, ऊपर वाला फलक या नीचे वाला फलक, अगर किसी कागज को काटना है तो उसको कैंची का ऊपर का फलक काटना है या नीचे का फलक, ऐसा ही एक ये कंडीशन बनती है कि उत्पादन की जो लागत है उसके आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाए या फिर सीमांत उपयोगिता के आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाए। तो यहाँ पर ये डाउटफुल कंडीशन हमेशा बनी रहती है। इसके साथ हम देखते हैं कि मांग और पूर्ति के बारे में भी हमने जाना, तो ये दोनों ही तत्व कहीं ना कहीं कीमत के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। तो मार्शल और इनके साथ के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी परिभाषाओं का हम अच्छे से विश्लेषण करते हैं तो आखिरी में हम इसी राय पे पहुंचते हैं कि मांग और पूर्ति का जो संतुलन बिंदु होता है, उस संतुलन बिंदु पर एक निश्चित समय में हम किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या है मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु। अब यहाँ पर मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग क्या है। साधारण सी बात है, एक निश्चित समय में क्रेताओं द्वारा या कहा जाए कि उपभोक्ताओं द्वारा जिस वस्तु की मांग की जाती है, जिस वस्तु की अपेक्षा की जाती है विक्रेताओं से, या जिस वस्तु की उपयोगिता उत्पन्न होती है एक निश्चित समय में, वो सारे जो तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं मांग का रूप धारण कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि मांग और कीमत में क्या संबंध है, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मांग है वो कीमत को प्रभावित करता है, यानी यहाँ हम देखते हैं कि मांग भी प्रभावित करता है, पूर्ति भी प्रभावित करती है, लेकिन एक ऐसा बिंदु हम यहाँ पर हमने एक शब्द कही, संतुलन बिंदु, जहाँ मांग और पूर्ति दोनों ही संतुलित अवस्था में पाए जाए, वहाँ पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको पहले मांग और कीमत में संबंध, उसके बाद पूर्ति और कीमत में संबंध और उसके बाद संतुलन तक हम पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग और कीमत में क्या संबंध है। मांग और कीमत के संबंध को अगर हम देखें तो एक उदाहरण द्वारा हम देखते हैं कि किसी वस्तु की जो कीमत है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी जो मांग है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कम होते जाती है। यानी इस उदाहरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मांग और कीमत में विपरीत यानी कि ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। सिंपल सी बात है,
कोई भी उपभोक्ता सोचता है कि वो अपने कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक जो क्रय की जाने वाली उसके सामान है उनको वो खरीद सके। तो वो इंतज़ार करता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होगा तो मैं उस वस्तु को खरीदूंगा। यानी कि जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ती है, और जब किसी वस्तु का मूल्य बहुत ज़्यादा रहता है तो उपभोक्ता उसको खरीदने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो वेट करते हैं कि जब मूल्य कम होगा तब खरीदेंगे। तो उस कंडीशन में मांग जो होती है वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, कहते हैं कि घट जाती है। तो यहाँ पर हम इन उदाहरणों से देख रहे हैं कि वास्तव में वस्तु की कीमत और मांग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो आइए हम मांग और कीमत के इस पूरे संबंध को एक टेबल और ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करें। वस्तु के मूल्य और मांग में पारस्परिक संबंध को दर्शाते हुए अगर एक तालिका और रेखा चित्र का निर्माण किया जाएगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तालिका दी गई है उसमें वस्तु का मूल्य जब 1 रुपया है तो वस्तु की मांग 500 किलोग्राम, वस्तु का मूल्य 2 रुपया होने पर वस्तु की मांग 400 किलोग्राम, वस्तु का मूल्य 3 रुपया होने पर वस्तु की मांग 300 किलोग्राम, वस्तु का मूल्य 4 रुपया होने पर वस्तु की मांग 200 किलोग्राम, वस्तु का मूल्य 5 रुपया होने पर वस्तु की मांग 100 किलोग्राम है। यहाँ तालिका से एक बात जो स्पष्ट होती है वो ये है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जा रहा है उसकी मांग जो है वो घटती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु की मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब इसके आधार पर जब हम रेखा चित्र का निर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि रेखा OX पर हम वस्तु की मांग को लेते हैं और रेखा OY पर हम वस्तु के मूल्य को लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वस्तु का मूल्य 1 रुपया था तो वस्तु की मांग 500 किलोग्राम की थी, 2 रुपया होने पर 400 किलोग्राम हो गई, 3 रुपया होने पर 300 किलोग्राम हो गई, 4 रुपया होने पर 200 किलोग्राम हो गई और 5 रुपया होने पर 100 किलोग्राम घटकर रह जाती है। यहाँ हमें जो डी वक्र प्राप्त होता है वो मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ है, और ये वक्र इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि वस्तु के मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग जो है वो कम हो जाती है। यानी डी वक्र हमें ये बता रहा है कि मांग और मूल्य का जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक साधारण से रेखा चित्र के द्वारा हम बहुत आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं कि मांग और कीमत में क्या संबंध है। अब दूसरी बात यहाँ पर हम जो करते हैं वो है पूर्ति की। पूर्ति और कीमत में संबंध से पहले हम ये जान लें कि वास्तव में पूर्ति क्या है। तो साधारण शब्दों में अगर हम पूर्ति को जानना चाहें तो एक निश्चित समय में उपभोक्ताओं ने किसी बाजार में जिस वस्तु की मांग की वो उनको कितनी उपलब्ध हो पाई, कितने मात्रा में उसको खरीद पाए, ये जो मात्रा होती है वो होती है पूर्ति की मात्रा। यहाँ पर अगर हम पूर्ति और कीमत के संबंध को देखना चाहें तो हम देखते हैं कि पूर्ति और कीमत का जो संबंध होता है, एक उदाहरण के द्वारा देखें तो यहाँ जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती जाती है उसकी पूर्ति भी घटती जाती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उसकी पूर्ति भी बढ़ती जाती है। तो इन संबंधों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ति और कीमत में एक सकारात्मक या धनात्मक संबंध पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है इसे हम आगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आइए एक ग्राफ और टेबल के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। वस्तु की पूर्ति और कीमत या वस्तु के मूल्य और पूर्ति के संबंध को देखने के लिए हम जिस तालिका का निर्माण करते हैं इसमें हम देख रहे हैं कि वस्तु का मूल्य जब 1 रुपये प्रति इकाई है तो वस्तु की पूर्ति 100 किलोग्राम है। वस्तु का मूल्य जब 2 रुपये प्रति इकाई होता है तो वस्तु की पूर्ति 200 किलोग्राम है। वस्तु का मूल्य जब 3 रुपये प्रति इकाई होता है तो वस्तु की पूर्ति 300 किलोग्राम है। वस्तु का मूल्य जब 4 रुपये प्रति इकाई है तो वस्तु की पूर्ति 400 किलोग्राम है, और जब वस्तु का मूल्य बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाता है तो वस्तु की पूर्ति 500 किलोग्राम
हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, वैसे वैसे उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ वस्तु के मूल्य और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध है। अब अगर इस टेबल को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो रेखा ओ एक्स अक्ष पर हम वस्तु की मांग और रेखा ओ वाई अक्ष पर हम वस्तु का मूल्य अंकित करते हैं। और जब हम ग्राफ का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि वस्तु का मूल्य 1 रुपया होने पर इसकी जो पूर्ति है वो 100 किलोग्राम, वस्तु का मूल्य 2 रुपया होने पर इसकी पूर्ति 200 किलोग्राम, वस्तु का मूल्य 3 रुपया होने पर वस्तु की पूर्ति 300 किलोग्राम, 4 रुपया होने पर 400 किलोग्राम और वस्तु का मूल्य 5 रुपए जब हो जाता है बढ़कर तो इसकी जो पूर्ति है वो 500 किलोग्राम हो जाती है। यहाँ पर हमको जो वक्र प्राप्त होता है, जिसे हमने यहाँ पर पूर्ति वक्र एस एस से दर्शाया है, ये वक्र ये बताता है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी साथ ही साथ बढ़ती जाती है। यानी कि मूल्य और पूर्ति में सीधा संबंध या धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो अगर हम संतुलन बिंदु की बात करें, यानी मांग, पूर्ति और कीमत को हम एक साथ देखें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कीमत जब बढ़ती है किसी वस्तु की, तो उस वस्तु की मांग जो है वो घट जाती है। और यही कारण है कि मांग अगर घट गई है तो जाहिर सी बात है कि पूर्ति बढ़ जाएगी। लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं, बाजार में खरीद ही नहीं रहे हैं, तो उत्पादक ने जो स्टॉक वहाँ पे रखा है वो वैसा का वैसा पड़ा है, पूर्ति वैसे ही बनी हुई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग घटी और पूर्ति बढ़ गई। दूसरी अवस्था, जब वस्तु की कीमत घट जाती है, कम हो जाती है, तो वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है। और जैसे ही वस्तु की मांग बढ़ती है, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदने लगते हैं, तो मार्केट में उसका जो स्टॉक रहता है, उसकी जो पूर्ति रहती है वो फिर और अपने आप कम होने लगती है। तो इस प्रकार से इसमें सकारात्मक और नकारात्मक संबंधों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। पूरी मांग, पूर्ति और कीमत की सभी दशाओं को अगर हम एक साथ रखते हैं तो क्या है वो संतुलन बिंदु, कहाँ पर अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न होती है और कहाँ पर अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति उत्पन्न होती है, इस पूरी प्रक्रिया को आइए एक ग्राफ और टेबल के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तालिका के अनुसार जब हम डी वक्र यानी कि मांग वक्र का निर्माण यहाँ पर करते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब बाजार में वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो वहां पर वस्तु की मांग 500 किलोग्राम है। वस्तु का मूल्य 2 रुपया होने पर वस्तु की मांग 400 किलोग्राम है। वस्तु का मूल्य 3 रुपया होने पर वस्तु की मांग 300 किलोग्राम है। वस्तु का मूल्य 4 रुपया होने पर वस्तु की मांग 200 किलोग्राम है और वस्तु का मूल्य 5 रुपया होने पर वस्तु की मांग 100 किलोग्राम है। इस तरह से हम यहाँ पर इन बिंदुओं के आधार पर एक डी वक्र का निर्माण कर लेंगे, जो वस्तु का मांग वक्र कहलाएगा। अब इसी तालिका के आधार पर जब हम पूर्ति को देखते हुए वक्र का निर्माण करेंगे, तो हम देखते हैं कि जब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो वस्तु की पूर्ति 100 किलोग्राम है। वस्तु का मूल्य 2 होने पर 200 किलोग्राम, वस्तु का मूल्य 3 होने पर 300 किलोग्राम, वस्तु का मूल्य 4 होने पर 400 किलोग्राम और वस्तु का मूल्य 5 रुपया होने पर 500 किलोग्राम। तो इस तरह इन बिंदुओं के आधार पर हम यहाँ पर एस एस वक्र यानी सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र का निर्माण हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें एक कटान बिंदु ई मिलता है, जहाँ पर डी रेखा और एस एस रेखा एक दूसरे को काटते हैं बिंदु ई पर, ये संतुलन बिंदु है जहाँ पर वस्तु का मूल्य 3 रुपया होने पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर है, यानी कि इसी बिंदु पर बाजार में वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाएगा। अब अगर हम दूसरी दशा को देखें जहां वस्तु का मूल्य 2 रुपया था, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि वस्तु की मांग जो है वो 400 किलोग्राम है और पूर्ति जो है वो 200 किलोग्राम है। तो ये ऐसी स्थिति है जिसे हम यहाँ पर बिंदु P और Q के द्वारा दर्शा रहे हैं, जो अतिरिक्त मांग को दर्शाती है। और उसी तरह हम यहाँ पर तीसरी दशा देखते हैं जहां पर वस्तु का मूल्य जब 4 रुपए है तो वस्तु की मांग 300 किलोग्राम और वस्तु की पूर्ति 400 किलोग्राम की है। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर हम देखते हैं, जिसे हम R और
S1 से दर्शाते हैं, ये अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति को यहाँ पर ये दर्शा रही है। तो इस प्रकार इस पूरे ग्राफ में हमने देखा कि किस प्रकार हम मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर संतुलन बिंदु का निर्धारण करते हैं और वही संतुलन बिंदु उस समय बाजार में वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक ग्राफ के द्वारा हमने संतुलन बिंदु के साथ साथ अतिरिक्त मांग और अतिरिक्त पूर्ति को भी बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं मांग और पूर्ति में परिवर्तन का किसी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मांग और पूर्ति के बारे में अभी तक हमने जितना जाना, तो यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कि मांग और पूर्ति की जो दशाएं हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहती, ये लगातार परिवर्तित होती रहती है। हम ये कहें कि बाजार की दशाएं ऐसी है या उपभोक्ता की जो मानसिकता है, उसका स्वभाव है, रुचि है, फैशन है, वो लगातार बदलते रहता है। शायद यही कारण है कि ना तो मांग अपने आप में लंबे समय तक स्थिर रहती है और ना ही पूर्ति अपने आप में लंबे समय तक स्थिर रह पाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कई दशाएं ऐसी हैं जो बाजार में उत्पन्न होती है बाजार की मांग और पूर्ति से जब वो प्रभावित होती हैं। पहली ये दशा कि जब मांग में परिवर्तन हो जाए, अगर पूर्ति यथास्थिर रहे, कोई परिवर्तन ना हो, और अगर सिर्फ मांग में परिवर्तन हो जाए, चाहे उसका कोई भी कारण हो सकता है कोई दशा ऐसी बनी हो, कोई समय ऐसा बना हो, या उपभोक्ता की रुचि, फैशन, उसकी आदत परिवर्तित होने के कारण, किसी भी कारण से अगर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए लेकिन पूर्ति में किसी भी तरह का परिवर्तन ना हो, तो किस तरह से एक रेखा चित्र हम बना पाएंगे यहाँ पर बढ़ी हुई मांग और स्थिर पूर्ति को दर्शाने के लिए। आइए एक रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। किसी वस्तु के मांग में परिवर्तन का उसके पूर्ति पर क्या असर पड़ता है, इसे देखने के लिए हम जिस ग्राफ का निर्माण करते हैं, इस ग्राफ में हम देखते हैं कि मांग में वृद्धि के कारण ये जो मांग वक्र है DD, यहाँ से ये परिवर्तित होकर D1 तक चला जाता है और जो उसकी कीमत है वो PQ से बढ़कर P1Q1 पर चली जाती है। और इसके विपरीत हम देखते हैं, क्रय की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रय की जो मात्रा है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब मांग में कमी के परिणाम स्वरूप मांग वक्र D1 से परिवर्तित होकर DD हो जाता है, तो यहाँ पर वस्तु की जो कीमत है वो P1Q1 से घटकर OQ1 से घटकर OQ तक आ जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि जब वस्तु की मांग बढ़ती है लेकिन पूर्ति स्थिर रहती है तो बाजार की कैसी दशा उत्पन्न होती है। अगला हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि पूर्ति में परिवर्तन होता है लेकिन मांग यथावत बनी रहती है। ये जो उत्पादन की तकनीक है उनमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो सकता है या कई अन्य कारण भी होते हैं जिसके कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है लेकिन मांग यथास्थिर बनी रहती है। तो अगर जब ये सेकंड कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब उत्पन्न होती है कि मांग वैसी की वैसी बनी रही और पूर्ति परिवर्तित हो गई, तो यहाँ पर जब हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्ति वक्र जो होता है वो पूरा का पूरा खिसक कर दाईं ओर चला जाता है। और अब अगर यहाँ पर मांग स्थिर रह जाए और पूर्ति बढ़ती जाए तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। मार्केट में पूरा स्टॉक भरा पड़ा है लेकिन मांग है ही नहीं, कोई नहीं खरीद रहा है, तो यहाँ पर जो वस्तु की कीमत है वो कम हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को आइए ग्राफ के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाएगा देखते हैं। पूर्ति में परिवर्तन को अगर हम रेखा चित्र के आधार पर प्रदर्शित करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा या पूर्ति दर्शाई गई है और रेखा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र SS से S1 हो जाता है घटकर, और यहाँ पर कीमत जो है वो PQ से घटकर P1Q1 हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु की बिक्री की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है, यानी पूर्ति में कमी के परिणाम स्वरूप ये जो पूर्ति वक्र है वो खिसक कर बाईं की ओर आ जाता है। और अगर मांग स्थिर रहे तो मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति में होने वाली जो कमी है वो कीमत में वृद्धि करेगी। इस रेखा चित्र में हम ये भी देख रहे हैं कि पूर्ति वक्र जो S1 है वो पूर्ति में कमी होने से SS हो जाता है,
तो इस कंडीशन में जो कीमत है यानी P1 Q1 है वो P1 Q1 से बढ़कर PQ हो जाती है, या हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की मात्रा OQ1 से घटकर OQ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूर्ति जब परिवर्तित होती रहती है, मांग यथा स्थिर बनी रहती है, तो ग्राफ में हम उसको किस तरह से प्रदर्शित कर पाते हैं। अब अगली अगर हम बात करें यहाँ पर, जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं, तो जब मांग और पूर्ति दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मांग में पूर्ति से अधिक वृद्धि हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि पूर्ति में मांग से अधिक वृद्धि हो जाती है। तो ये जो दोनों ही कंडीशंस होती हैं, दोनों ही दशाएं होती है, वो कहीं ना कहीं कीमत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मांग और पूर्ति में सतत परिवर्तन जो होते रहते हैं उसका कीमत पर लगातार प्रभाव पड़ता है, लगातार इसके आधार पर कीमत कम या ज़्यादा होती रहती है एक बाजार में। लेकिन कहीं ना कहीं समय तत्व भी किसी वस्तु की कीमत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। समय तत्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाजार को जब हम समय के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं तो सबसे पहला जो हम आधार देखते हैं वो होता है यहाँ पर अति अल्पकालीन बाजार। तो अगर हम अति अल्पकालीन बाजार में मूल्य निर्धारण की बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि अति अल्पकाल यानी वेरी शॉर्ट पीरियड, इतना कम समय रहता है कि वस्तु का जो मांग होती है वो पूर्ति के अनुरूप हम एडजस्ट कर ही नहीं पाते हैं। जिसके पहले के चैप्टर्स में भी हमने देखा था कि अति अल्पकालीन बाजार में समय जो होता है वो बहुत सीमित होता है, और जो विक्रेता होता है वो बहुत थोड़ी सी वस्तु को अपने पास रखता है और विक्रय करता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो अति अल्पकालीन बाजार होता है वो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती है, शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती है उनका होता है। इनके पास इतना समय नहीं रहता है कि अगर अचानक से इनकी मांग बढ़ जाए तो पूर्ति को एडजस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अति अल्पकालीन बाजार में जो कीमत होती है वो स्थिर रहती है, बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर हम अति अल्पकालीन बाजार को जब अगर रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएं तो किस तरह का रेखा चित्र हमें प्राप्त होगा, ये देखते हैं। अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण को जब हम रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेखा OX पर वस्तु की मात्रा और रेखा OY पर वस्तु का मूल्य हम यहाँ पर दर्शाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो DD मांग वक्र है वो उसे E बिंदु पर काटती है, इसलिए यहाँ कीमत जो है वो OP निर्धारित होती है, और जब ये मांग बढ़कर D1 होती है तो वहां पर कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है। यहाँ जो मांग है वो घटकर D2 होने पर वस्तु की जो कीमत है वो OP से घटकर OP2 हो जाती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मांग के घटने एवं बढ़ने का मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अभी भी वो OQ ही बनी हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अति अल्पकाल में पूर्ति पक्ष जो होता है वो मूल्य निर्धारण में उदासीन रहता है और मांग पक्ष की एक सक्रिय भूमिका यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो VSP रेखा जो हमको प्राप्त होती है, जो E1 और E2 को काटती हुई आगे बढ़ती है, वो अल्पकालीन पूर्ति रेखा कहलाएगी।